हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में बात होगी बेटा इंसुलेटर की बात होगी, कंडक्टर मटेरियल की बात होगी और मेथड ऑफ चार्जिंग की बात होगी। तो चलो चलते हैं भैया, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर। बेटा ये कंडक्टर और इंसुलेटर बेटा आप 9th में पढ़ चुके होंगे, 10th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज मैं खास चीज बताने वाला हूं बेटा। कंडक्टर और इंसुलेटर की जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसकी बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो सबको पता है बेटा, कंडक्टर क्या कहलाता है बेटा। तो कंडक्टर सर ऐसा मटेरियल कहलाता है जिसमें करंट का फ्लो और इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, इजीली तरीके से हो जाए। क्या कहलाता है बेटा, कंडक्टर। और ऐसा मटेरियल जिसमें बेटा करंट का फ्लो और चार्ज का फ्लो इजीली तरीके से ना हो, क्या कहलाएगा बेटा, इंसुलेटर। अब कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या कहला जाएंगे बेटा, जैसे ह्यूमन बॉडी। जैसे मेरी बॉडी है बेटा, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कंडक्टर कहलाती है। जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो सब क्या कहलाते हैं बेटा, कंडक्टर कहलाते हैं। इंसुलेटर में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, बताया ना अभी, ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट का फ्लो चार्ज का फ्लो कतई ना हो, तो क्या हो जाएंगे बेटा एग्जांपल्स में, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया और ग्लास हो गया बेटा। तो बेटा समझ में आया कि नहीं, तो 9th और 10th में। अब इसकी बेटा जो मेन प्रॉपर्टी होती है, तो बेटा अगर कंडक्टर के पास जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा, कि जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बेटा फ्री टू मूव होते हैं। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन बेटा, मटेरियल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री टू मूव होते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होने के कारण ही बेटा कंडक्टर मटेरियल में किसका चार्ज का फ्लो होता है, हीट का फ्लो होता है। चमका कि नहीं चमका बेटा। अगर कोई कंडक्टर है, अगर कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड रहे तो हीट का ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा। अब हीट का ट्रांसफर भी तो ऐसे ही होता है, अगर किसी कंडक्टर को आग में रख दोगे तो क्या होगा बेटा, इधर के इलेक्ट्रॉन से फ्री टू मूव है ना, वाइब्रेट करेंगे, अपनी हीट बाजू वाले को ट्रांसफर किए, फिर वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ये हीट का ट्रांसफर चलता रहता है और पूरी रॉड क्या हो जाती है, इस एंड में क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। तो वैसे ही बेटा कंडक्टर मटेरियल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को कोई भी निकाल के ले जा सकता है। निकाल के मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन को आप सेपरेट कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन बेटा अपने प्लस के साथ कभी भी लॉयल नहीं होते। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा, बेवफा इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, याद रखना, बेवफा इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास बेटा, कंडक्टर के पास। लेकिन बेटा इसका जस्ट उल्टा, इंसुलेटर के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। इसका इलेक्ट्रॉन बेटा अपने प्लस के साथ इतना लॉयल होता है कि कितनी भी ज्यादा एनर्जी खर्च कर दो, कितनी भी हीट दे दो, कुछ भी कर लो, ये खत्म हो जाएगा। मतलब इंसुलेटेड मटेरियल बेटा जल के राख हो जाएगा, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने वाला कतई नहीं है। आप घर में बेटा एग्जाम्पल मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई एक प्लास्टिक की रॉड लूंगा बेटा, उसको जब आग में डालोगे ना तो उस बेटा इस वाले पार्ट में क्या गर्म लगता है, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दे दो बेटा, वो इलेक्ट्रॉन बेटा अपने प्लस से ब्रेक होने के पहले ही क्या हो जाएगा, इतना खतरनाक तरीके से लॉयल है कि खुद जल के कार्बन बन जाएगा, लेकिन बेटा वो इलेक्ट्रॉन प्लस से कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बाउंडेड होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बेटा कि अगर बेटा मैं किसी भी कंडक्टर को थोड़ा भी एक्स्ट्रा चार्ज देता हूं, थोड़ा भी एक्स्ट्रा चार्ज देता हूं, तो वो चार्ज बेटा कंडक्टर बॉडी में कहीं पे भी रखूं, वो पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टर बॉडी के कहां फैल जाएगा बेटा, आउटर सरफेस पे, वो भी यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे मैं क्या हूं बेटा, कंडक्टर हूं। अगर मैं अपने हाथ में कोई करंट कैरिंग वायर इधर पकड़ लूं, समझ लो ये करंट की वायर पकड़ लिया, अब मेरे बॉडी में आप कहीं पे भी टच करो, करंट मारेगा कि नहीं मारेगा, सर बिल्कुल मारेगा। क्यों मारा, क्योंकि चार्ज तो बेटा मैं अपने हाथ में पकड़ा, इधर पकड़ा, तो पूरा का पूरा चार्ज मेरे बेटा आउटर सरफेस में क्या हो गया बेटा, फैल गया। और जब मेरे किसी भी बॉडी पे कहीं पे भी, मेरे बॉडी पे कहीं पे भी आप टच करो तो आपको क्या मारेगा, करंट मारेगा। तो ये किसमें होता है बेटा, कंडक्टर में होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लो, यहाँ पे डायग्राम बनाए दे रहा हूं बेटा। अगर कोई, अब कंडक्टर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, कंडक्टर चाहे कैसे बेटा, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। ये देखो, ये क्या ले रहा हूं बेटा, हॉलो कंडक्टर ले रहा हूं। अब तो हॉलो कंडक्टर में चार्ज कैसे आएगा बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां पे बेटा, आउटर सरफेस में। कंडक्टर को बेटा चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। सॉलिड भी होगा तब भी बेटा चार्ज कहां पे आएगा बेटा, इसके आउटर सरफेस पे, और कैसे आएगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। बेटा ये स्टेटमेंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में क्या बोलता है बेटा, अगर सम एक्सिस चार्ज गिव टू इंसुलेटर द चार्ज रिसाइड वेयर इट इज प्लेस। इसका मतलब है कि अगर इंसुलेटर मटेरियल पे जहां पे मैं चार्ज दूंगा वहीं पे चार्ज रहने वाला है, वो चार्ज वहां से कहीं पे जाने वाला नहीं है। एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे ये मार्कर है, जिस पार्ट में सर पे रगड़ूंगा वही वाला पार्ट कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्ट कतई करने वाला नहीं है। बर्थडे में भी देखिए बेटा, जब बैलून को बेटा दीवार पे चिपकाना होता है तो बैलून को जिस पार्ट पे सर पे रगड़ते हो वही वाला पार्ट दीवार में चिपकेगा, पीछे वाला पार्ट नहीं चिपकता। इसका मतलब है कि बेटा इंसुलेटर पे जहां पे हम चार्ज रखेंगे वहीं पे चार्ज हमेशा प्लेस रहेगा, कहीं पे जाने वाला नहीं है। तो इसके डायग्राम कैसे बनेंगे बेटा, तो अगर बेटा आप यहाँ पे अगर मैं कोई भी हॉलो ले रहा हूं, हॉलो इंसुलेटर ले रहा हूं, अगर मैं इधर चार्ज रख दिया तो बेटा इसी कोने पे ही चार्ज रहेगा, कहीं पे भी और जाने वाला नहीं है। अगर बेटा मैं कोई सॉलिड ले लिया, कोई सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड इंसुलेटर ले लिया, मैं बोलो इसके अंदर चार्ज भर दिया बेटा, आधे पार्ट में भर दिया, तो बेटा सिर्फ आधे पार्ट में ही चार्ज रहेगा, ऐसा नहीं है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी की पूरी तरह। तो चमका कि नहीं चमका बेटा, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बेटा ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को कोई भी आकर ले जा सकता है, मतलब बेवफा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, मतलब प्लस के साथ क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, कितनी भी ज्यादा एनर्जी खर्च कर दो लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने वाले कतई नहीं है। अगर बेटा कंडक्टर को थोड़ा भी एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो बेटा कंडक्टर के पास क्या खूबसूरती होती है, पूरा का पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे फैला लेगा बेटा, वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा, इंसुलेटर में जहां पे चार्ज रखोगे वहीं पे चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, एकत्रित रहेगा, वहीं पे स्थिर रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये तो हो गई बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर की कहानी। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बेटा किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसकी कितनी मेथड होती है बेटा, 3 मेथड होती है। सबसे पहली मेथड होती है बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन, सेकेंड होती है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और थर्ड होती है बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब भैया चार्जिंग बाय कंडक्शन ओनली किस में पॉसिबल है बेटा, ये याद रखना, ओनली पॉसिबल इन अ कंडक्टर। सिर्फ बेटा ये कंडक्टर मटेरियल पे पॉसिबल है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन सिर्फ किस में पॉसिबल है बेटा, ओनली पॉसिबल इन अ कंडक्टर में पॉसिबल है। अब भैया अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है किस मेथड के थ्रू बेटा, कंडक्शन के, तो क्या करना पड़ेगा, 2 कंडक्टर बॉडी लेना पड़ेगा। अब एक कंडक्टर बॉडी तो भैया चार्ज होनी ही चाहिए, अगर दोनों न्यूट्रल होंगे तो चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा, कतई नहीं होगा। तो एक कंडक्टर बॉडी चार्ज तो होनी ही चाहिए। तो क्या लिखा है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज कंडक्टर टू न्यूट्रल कंडक्टर बॉडी, मतलब एक बॉडी चार्ज तो होनी ही चाहिए। फिर बेटा सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन 2 बॉडी, मतलब दोनों बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, या तो बीच में वायर का कनेक्शन कर दो या दोनों को सटा के रख दो। तो बेटा यहाँ पे डायग्राम से समझा रहा हूं मैं, तो करते क्या है, सबसे पहले मैं क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे समझ लो कोई मैं ये कोई न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है। अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, यहां पे क्या ले लिया बेटा, चार्ज कंडक्टर ले लिया, लो भैया चार्ज कंडक्टर ले लिया, मैं बोल रहा हूं चलो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है भैया, ये चार्ज कंडक्टर ले लिया। अब बेटा मेरे को न्यूट्रल कंडक्टर को क्या करना है बेटा, ये पहला न्यूट्रल कंडक्टर को क्या करना है, मेरे को चार्ज करना है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझ लो ये ए बॉडी है, ये क्या है बेटा, बी बॉडी है, तो मेरे को दोनों क्या करना पड़ेगा बेटा, फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, ये ए है और ये क्या है बेटा, बी है, ये क्या कर दिया बेटा, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब बेटा ये बताओ, मेरा क्वेश्चन से कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर पता हो। अब भैया जैसे वायर का कनेक्ट किया तो चार्ज का ट्रांसफर होने लगा। अब बताओ बेटा चार्ज का ट्रांसफर बी बॉडी से ए बॉडी तक कब तक होगा। कई बच्चे बोलते हैं सर चार्ज का ट्रांसफर जब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी पे सेम चार्ज ना हो जाए, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है यार।
तो बेटा याद रखना, चार्ज का ट्रांसफर बी बॉडी से ए बॉडी में जब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम ना हो जाए बेटा, पोटेंशियल अब इसलिए क्यों बता रहा हूं, पोटेंशियल क्या होती है बेटा, आपने एग्जाम्पल समझो, 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे किसकी बात होगी बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो जैसे बताओ बेटा, पानी का बहाव किधर से होता है, तो सर ऊंचाई से नीचे की ओर होता है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो वैसे ही बेटा करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो कहां से होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्या होता है, बैटरी देखियो ना, बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है बेटा वो हायर पोटेंशियल है, माइनस टर्मिनल जो होता है बेटा वो लोअर पोटेंशियल है। तो याद रखना बेटा, चार्ज का जो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। जैसे बेटा अपने मोबाइल है, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल की अगर बैटरी क्या हो गई बेटा, डाउन हो गई, अब उसको चार्ज करना है तो चार्जिंग बाय कंडक्शन ही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमारे घरों में जो करंट आता है बेटा वो 220 वोल्ट का रहता है। अब जैसे ही हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हुई तो उसका वोल्टेज भी क्या हो गया, डाउन हो गया। जैसे ही बेटा मैंने चार्जिंग में उसका प्लग फंसाया तो क्या हुआ बेटा, हायर पोटेंशियल किधर का है, घर का है, उधर से चार्ज किसमें ट्रांसफर हो रहा है बेटा, मोबाइल में। अब ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जैसे ही हमारी मोबाइल की बैटरी 100% होती है भैया, जैसे ही हमारे चार्ज की बैटरी, मोबाइल की बैटरी 100% होती है, वैसे ही हमारे मोबाइल का पोटेंशियल कितना हो गया, 220 हो गया। 220 पोटेंशियल हो जाएगा तो अब चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। तो याद रखना बेटा, थर्ड केस क्या है, चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना रहे, हो जाए बेटा सेम हो जाए। चौथा केस में बेटा, अब बेटा दोनों बॉडी जब चार्ज हो जाएंगी, सेपरेट अलग अलग कर दोगे तो दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज आएगा। कैसा आएगा भैया, सेम नेचर का चार्ज। अगर भैया दोनों पॉजिटिव, सेम नेचर का मतलब अगर ए बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरी भी कैसे आएगी, पॉजिटिव। अगर ए बॉडी बेटा निगेटिव है तो दूसरी भी कैसे आएगी, निगेटिव आएगी। अभी न्यूमेरिकल्स करूंगा बेटा तो वहां पे बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चमका कि नहीं चमका बेटा, तो आपको बेटा यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि भैया कंडक्टर बॉडी को ही चार्ज करेंगे। दूसरा क्या बेटा, फिजिकल कांटेक्ट कराना पड़ेगा। तीसरा क्या लिख लेना बेटा, चार्ज का ट्रांसफर, ट्रांसफर जब तक होता है जब चार्ज का ट्रांसफर जब तक होता है जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या ना हो जाए बेटा, सेम ना हो जाए। बेटा जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा तो भैया चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना बेटा इसमें कि भैया जो चार्ज आता है दोनों बॉडी में, दोनों बॉडी में चार्ज कैसे आता है बेटा, सेम नेचर का आता है। कैसा आता है बेटा, सेम नेचर का आता है। अब मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मैग्नीट्यूड जो होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना जो चार्ज होता है बेटा, ये नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, जो चार्ज होता है वो जो चार्ज होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, चार्ज depends upon a shape and साइज ऑफ बॉडी। याद रखना बेटा जो चार्ज होता है बॉडी के शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के। आर क्या डिसाइड करता है बेटा, बॉडी का शेप एंड साइज डिपेंड करता है। मतलब बेटा अगर रेडियस ज्यादा हो, किसी बॉडी की रेडियस ज्यादा होगी तो उसके ऊपर उसको बॉडी ज्यादा चार्ज क्या कर सकता है बेटा, ले सकता है। अगर उस बॉडी की रेडियस कम होगी, साइज कम होगा तो क्या होगा बेटा, कम से कम चार्ज लेगा। एग्जाम्पल्स के लिए बेटा आंसर बता देना। एक बॉडी बेटा, एक स्पेरिकल बॉडी लिया, इसकी रेडियस 2 मीटर है। एक दूसरी बॉडी लिया हूं बेटा, इसकी रेडियस बेटा 4 मीटर है। कौन सी बॉडी ज्यादा से ज्यादा चार्ज अपने ऊपर ला सकती है बेटा, तो सिंपल सा है बेटा, जिसका रेडियस ज्यादा मतलब साइज ज्यादा, तो बेटा ये बॉडी के पास ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा। अगर ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, सॉरी
ये बी बॉडी है, तो बी बॉडी के पास ज्यादा से ज्यादा चार्ज आ सकता है ए बॉडी के कंपेयर में। तो याद रखना बेटा, चार्ज हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप एंड साइज के ऊपर। ये कतई नहीं करेगा कि अगर दो बॉडी को बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन करोगे कि दोनों बॉडी का चार्ज सेम हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। हाँ, ये कब होगा बेटा? जब दोनों बॉडी का साइज सेम होगा तो आधा आधा चार्ज क्या कर लेंगे? बराबर बराबर बांट लेंगे। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो ये हो गया बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब बेटा यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा? तो समझ लो बेटा, आपको कोई एक बॉडी दी जाएगी, समझ लो कोई एक ए बॉडी दी जाएगी। यहाँ पे बेटा एक ए बॉडी दी जाएगी, ये समझ लो ए बॉडी है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? r1 है। ये ऐसे ले लो, ये पहली बॉडी है जिसकी रेडियस r1 है, इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा? q1 चार्ज है। दूसरी बॉडी है बेटा, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? r2 है, इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा? q2 चार्ज है। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों बॉडी का क्या कर रहे हो? कंडक्शन करा रहे हो। क्या करा रहे हो? कंडक्शन में दोनों बॉडी को क्या करा दिए? फिजिकल कॉन्टेक्ट करा दिए। क्या करा दिए बेटा? फिजिकल कॉन्टेक्ट करा दिए। अब जैसे ही बेटा दोनों बॉडी को फिजिकल कॉन्टेक्ट कराओगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए? बराबर हो जाए। फिर उनके बाद जब सेपरेट करोगे तो अब भैया जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम रहने वाली नहीं है। अब चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q1 डैश हो जाएगा और दूसरे बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा? Q2 डैश। अब भैया आपको एग्जाम में Q1 डैश बोलेगा निकालो और Q2 डैश निकालो, तो इसके लिए बेटा फार्मूला होता है, डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट वो फार्मूला दिमाग में याद कर लो। अगर आपको Q1 डैश निकालना है तो R1 बटा R1 प्लस R2 और Q नेट का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब Q नेट किसका लेना है बेटा? जो इनिशियल ये आपको दिया रहेगा, ये दो बॉडी हमेशा दी रहेगी, इनका Q नेट लेना है। तो बेटा इनका Q नेट क्या आ जाएगा? इनका Q नेट क्या आ जाएगा बेटा? Q1 प्लस Q2। आया भाई समझ में कि नहीं आया? और ये मैं पहले बता दिया हूं चार्ज का बेटा एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब Q2 डैश निकालना है बेटा आपको, तो Q2 डैश देखो, जब Q1 डैश निकालेंगे तो R1 ऊपर आ जाएगा, जब Q2 डैश निकालेंगे तो अब R2 ऊपर आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम का सेम रहने वाला है बेटा, और Q नेट का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेटा चमका कि नहीं चमका? जब भी बेटा ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, Q1 डैश निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा दो, Q2 डैश निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा दो। इसके बाद बेटा एक और अगर आपको आंसर चेक करना है तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देना। जितना चार्ज इधर का रहेगा कंडक्शन कराने के बाद भी उतना ही चार्ज इधर का रहेगा। कहने का मतलब बेटा जो Q नेट है, Q जो नेट रहेगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो बेटा चार्ज क्या है बेटा? कंजर्व है कि नहीं है? तो पहले बता दिया था, अगर मैं दोनों बॉडी को बेटा एक सिस्टम के अंदर ले लूं, अगर इनको कंडक्शन करा रहा हूं तो इनके अंदर की चार्ज की वैल्यू भले ही बदल जाए लेकिन नेट क्या रहेगा बेटा? हमेशा सेम रहेगा। अगर आपका नेट सेम आए तो समझ जाना बेटा हमारा न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बेटा? तो यहाँ पे क्वेश्चंस बना रहा हूं, देख लो एग्जांपल। समझ लो एक बॉडी है बेटा, ये बोलेगा रेडियस कितनी है बेटा? 2 मीटर। अभी इसके पास इनिशियल चार्ज है बेटा 10 कूलम का है। कितना है? 10 कूलम। दूसरी बॉडी है बेटा, दूसरी बॉडी है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 4 मीटर की है, और Q2 बराबर कितना दिया बेटा? -5 कूलम। अब इनको यहां पे बोला है भैया कि फाइंड न्यू चार्ज आफ्टर कंडक्शन। बेटा कंडक्शन के बाद इन पे क्या फाइंड करना है? उनको न्यू चार्ज फाइंड करना है। तो मेरे को भी पता है भैया कि जैसे ही इन दोनों बॉडी को क्या करूंगा आपस में बेटा, दोनों को क्या करूंगा? फिजिकली कांटेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं फिजिकली कांटेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों बॉडियों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम होगा। अब भैया इस बॉडी पे अलग चार्ज आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा बेटा? Q1 डैश आ जाएगा। इस बॉडी पे कितना आ जाएगा बेटा? Q2 डैश आ जाएगा। तो अब Q1 डैश निकालना है तो Q1 डैश का फार्मूला क्या होता है बेटा? R1 प्लस R2 इंटू Q नेट। तो बेटा Q नेट मेरे को कितना दिया है? यहां से Q नेट निकाल लो। तो Q नेट कितना दिया बेटा मेरे को? 10
-5 कितना दिया बेटा 5 कूलम दिया है। तो बेटा R1 की वैल्यू कितना दिया है बेटा, तो R1 पहले R1 कितना दिया है 2, R2 कितना दिया बेटा 4, Q नेट कितना दिया है बेटा 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 10/6। इसको और सॉल्व कर लोगे तो बेटा 5 बटा कितना आ जाएगा 3 कूलम आ गया। ये Q1 डैश आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा Q1 डैश की वैल्यू आ गई। अब आपको Q2 डैश निकालना है, तो Q2 डैश कैसे निकालोगे बेटा, फार्मूला क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू क्यू नेट। अब R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो सेकेंड बॉडी वाली ये है, तो R2 कितना बेटा 4 है, R1 कितना बेटा 2, R2 कितना बेटा 4, क्यू नेट कितना निकाले बेटा 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 20/6। सॉल्व करो कितना आ जाएगा बेटा 10 बटा क्या आ जाएगा 3 कूलम आ जाएगा। ये आ गए बेटा Q2 डैश की वैल्यू। चमका कि नहीं चमका, अगर आपको बेटा चेक करना है, मतलब इस बॉडी के पास कितना चार्ज आ गया बेटा 5/3 कूलम, इसके पास कितना आ गया बेटा 10/3 कूलम। तो बेटा मैं पहले बता दिया था दोनों बॉडी में कैसे नेचर का चार्ज आया बेटा, सेम नेचर का। अगर दोनों बॉडी का साइज क्या है बेटा अलग अलग है। अब साइज किसका ज्यादा है बेटा 4 मीटर, जिसका रेडियस 4 मीटर है उसका साइज ज्यादा, तो उसके पास चार्ज भी ज्यादा। तो किसके पास चार्ज ज्यादा है बेटा 4 मीटर की बॉडी के पास चार्ज ज्यादा है। दोनों में कैसा चार्ज आया बेटा, सेम नेचर का चार्ज आ गया। अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को चेक करना है तो यहाँ का टोटल चार्ज कितना है 5 कूलम। अगर मैं इनको ऐड करूं तो कितना आना चाहिए सर 5 कूलम। तो भैया देखो इनको ऐड कर, मैं ऐड करता हूं तो 5/3 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा बेटा 15/3। क्या आंसर आया बेटा 5 कूलम। आया कि नहीं आया बेटा। तो अगर बेटा इन दोनों का नेट देखूं, ये बॉडी है, इसका नेट देखूं तो कितना आ रहा है 5 कूलम। अगर बेटा मैं इसका नेट देखूं तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है बेटा 5 कूलम। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स बेटा यहाँ पे बनेंगे। तो बेटा बनेंगे कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर दोनों बॉडी का साइज क्या हो बेटा सेम हो, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल बोल दिया जाए, अगर बोल दिया जाए बेटा ये भी 2 मीटर का है, पहली बॉडी भी 2 मीटर की है, दूसरी बॉडी भी कितनी है बेटा 2 मीटर की। अब यहाँ पे Q1 डैश कितना दिया रहा है 10 और Q2 डैश दिया रहा है बेटा -20। हाँ Q2 कितना दिया रहा है बेटा -20 कूलम दिया रहा है। अब बेटा आइडेंटिकल बॉडी है तो अब आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, दोनों बॉडी बराबर है तो नेट का क्यू नेट का बेटा वो आधा आधा चार्ज क्या कर लेंगे बांट लेंगे। तो क्यू नेट कितना आ रहा है बेटा 10 -20, तो कितना आ रहा है बेटा -10 कूलम। अब -10 का आधा क्या हो जाएगा बेटा -5। तो पहली बॉडी में भी बेटा कितना आ जाएगा Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -5 कूलम और Q2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -5 कूलम। चमका कि नहीं चमका। इसकी रेडियस भी 2 मीटर थी, इसकी रेडियस भी 2 मीटर थी। अब आपको बेटा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब सर फार्मूला क्यों नहीं लगाना, फार्मूला से भी करो बेटा सेम ही आंसर आएगा। देख लो Q1 डैश का क्या होता है R1 कितना दिया है बेटा 2, नीचे R1 प्लस R2 लोग, क्यू नेट कितना है बेटा -10। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 2 4 -10, कितना हो जाएगा बेटा -20/4। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा -10/2, मतलब सॉरी 5 लिखो यार, -5 कूलम ही तो आया कि नहीं आया। ये आ गया बेटा Q1 डैश क्या आ गया -5 कूलम। Q2 डैश निकालोगे ये भी क्या आएगा बेटा सेम ही आएगा। R2 भी कितना बेटा 2, R1 2 R2 2 माइनस कितना आ जाएगा बेटा -10। सॉल्व करो क्या आ जाएगा -20 नीचे 4, 4 पंचे 20 होता है तो -5 कूलम। ये Q2 डैश भी क्या आ गया बेटा -5 कूलम। तो अपन को फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा कहीं पे भी दो आइडेंटिकल बॉडी दिया जाए तो उसका क्या देखने का, दोनों बॉडी का नेट निकालो और फिर क्या करो बेटा 2 का डिवाइड कर दो, मतलब दोनों बॉडी आधा आधा चार्ज क्या कर लेंगे बेटा बांट लेंगे। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये हुआ बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसमें पॉसिबल है बेटा, इंसुलेटर बॉडी में और डाइलेक्ट्रिक बॉडी में। तो ओनली पॉसिबल बेटा याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, ओनली पॉसिबल इन इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल।
तो बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सिर्फ किसमें पॉसिबल है, इंसुलेटर में और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेटा ये कुछ नहीं है, इंसुलेटर की तरह होता है, इसमें भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बेटा, फ्री रहते हैं, पूरे नहीं। देखो इंसुलेटर के पूरे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं बेटा, फ्री रहते हैं, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को उसके पॉजिटिव से सेपरेट अपन कर सकते हैं। चमका कि नहीं चमका। कंडक्टर में बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से कंडक्टर में कभी भी चार्ज का ट्रांसफर कतई नहीं होगा। तो अब बेटा ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो बचपन में करते आ रहे हो, कोई भी प्लास्टिक लो बेटा, सर के साथ रगड़ोगे, जब सर के साथ रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब दो इंसुलेटर बॉडी या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब क्या करेंगे, सबसे शुरू में क्या रहती है इनिशियल, देखो बेटा दोनों न्यूट्रल रहेंगे, उसके बाद क्या करोगे, मेरा सर के बाल भी न्यूट्रल है, मार्कर भी न्यूट्रल है, अब दोनों को सर में रगड़ोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा बेटा तो एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो बेटा इसमें जो चार्ज आता है मैग्नीट्यूड वाइज सेम आता है, लेकिन नेचर वाइज अपोजिट आता है। तो एक एग्जांपल समझ लो बेटा, यहाँ पे लिखा है व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर मेकिंग वन बॉडी पॉजिटिव चार्ज एंड अदर नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे में नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। एग्जांपल देख लो बेटा, यहां पे क्या ले रहा हूं बेटा, एक ग्लास रॉड ले रहा हूं, इसको बेटा सिल्क के साथ रगड़ रहा हूं, किसके साथ रगड़ा कर रहा हूं बेटा, सिल्क के साथ। हाँ। अभी बेटा मेरे को पता नहीं अभी दोनों कैसे न्यूट्रल है, मैं बोल रहा हूं ग्लास के पास कितने हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 10 है, और इसके पास बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 11 है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, इनका फ्रिक्शन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा, फ्रिक्शन कर रहा हूँ। अब जैसे ही फ्रिक्शन करूंगा तो नेचर वाइज क्या होता है बेटा, हमेशा जब ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएंगे, ग्लास से सिल्क में जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे जब मैं जैसे ही फ्रिक्शन किया एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया, किससे बेटा, ग्लास से एक इलेक्ट्रॉन किसमें गया, सिल्क में। तो ग्लास पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बेटा, कमी हो गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9। प्रोटॉन क्या रहने वाले हैं बेटा, सेम के सेम रहने वाले हैं। अब भैया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो एक से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोटॉन कितने रहने वाले हैं बेटा, सेम, 11 के 11। तो अब भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो ग्लास रॉड के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिल्क के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आया। तो इसका एक नोट याद रख लो बेटा, इसमें चार्ज कैसे आता है बेटा, नेचर वाइज अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज सेम। तो चार्ज कैसे आता है बेटा, चार्ज इन बोथ बॉडी, नेचर वाइज कैसा होता है बेटा, जल्दी बताओ, अपोजिट बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। चमका कि नहीं चमका बेटा। अगर ऊपर बेटा +1 कूलम है तो नीचे क्या रहेगा, -1 कूलम। इतनी चीजें याद रखना है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। इसके बाद बेटा लास्ट मेथड आती है बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब होता है बेटा किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे लेकिन बिना फिजिकली कांटेक्ट के। बाकी की जो ऊपर की दो मेथड थी बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडी को जब चार्ज कर रहे थे, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर कर रहे थे, तो वहां पे क्या करना पड़ रहा था बेटा, फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ रहा था। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में ऐसा होने वाला नहीं है। अब बेटा ये किसमें पॉसिबल है बेटा, तो ओनली कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो बेटा ओनली किसमें पॉसिबल है, ये कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसमें होता क्या बेटा, इन दिस मेथड ओनली कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक बॉडी चार्ज विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट के बेटा कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अब यहां पे जब चार्ज आता है बेटा, तो अगर जब मैं कंडक्टर को चार्ज करूंगा तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। अब कैसे आता है, अभी मैं डायग्राम से बनाऊंगा। और डाइलेक्ट्रिक में जो आता है बेटा अपोजिट चार्ज तो आता है, लेकिन कैसा आता है बेटा, कम आता है। आया समझ में कि नहीं आया, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। एग्जांपल देखो बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन में कैसा होता है। तो मैं सबसे पहले समझ लो कंडक्टर बॉडी लिया, न्यूट्रल कंडक्टर लिया। अब इसके पास चार्ज कितना है बेटा, 0 है। ये ले लिया बेटा कंडक्टर में। अब बेटा मेरे को इसको क्या करना है,
चार्ज करना है। अब न्यूट्रल है तो जितने प्लस उतने माइनस, उतने प्लस उतने माइनस, ये ऐसा ऐसा रहेगा बेटा। अब बेटा इस कंडक्टर को मेरे को चार्ज करना है, तो भैया मैं यहाँ पे क्या लेके, पहला केस हो गया। सेकेंड में क्या करेंगे बेटा, इसके पास मैं क्या लेके आया बेटा, कोई रॉड लेके आया, ग्लास रॉड लेके आया। अब ग्लास रॉड को बेटा सिल के साथ रगड़ा, ग्लास रॉड को सिल के साथ रगड़ा, तो ग्लास के पास क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। मैं बोल रहा हूं इसके पास कितना पॉजिटिव बेटा, 4 पॉजिटिव है, ये ग्लास रॉड है भैया। अब जैसे ही बेटा इस कंडक्टर के पास लाऊंगा, पहले बता दिया था कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बेवफा होते हैं भैया, अपने प्लस वाले को कभी भी धोखा दे सकते हैं। अब भैया जैसे ही ये प्लस आया, तो भैया कितने प्लस ग्लास रॉड के पास है, 4, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए बेटा, इस कोने पे लग गए। किसको छोड़ के, अपने प्लस वाले को, तो प्लस माइनस इस कोने पे लग जाएंगे, भाई बेवफा है ना, प्लस के पास चले गए। और प्लस वाले कहां चले गए बेटा, इसके पीछे वाले कोने पे लग गए। अभी भी एक काज बेटा प्लस माइनस बचेंगे। याद रखना बेटा, ग्लास रॉड उतने ही माइनस वाले को अपने पास बुलाएगा जितनी इसकी औकात होगी। अगर इसके बेटा 4 प्लस है तो 4 माइनस वाले को ही बुलाएगा, ऐसा नहीं कि सभी को बुला लिया। 4 माइनस इस तरफ आ गए तो बेटा 4 क्या हो जाएंगे, अपोजिट। अब भैया अभी भी इस ग्लास रॉड को ऐसे ही रखना है। थर्ड केस में क्या करेंगे, अब बेटा मेरे को इस प्लस वाले को क्या करना है, खत्म करना है। इस प्लस वाले को खत्म करना है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा, मैं अर्थिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। अब जैसे ही अर्थिंग करूंगा बेटा, आपको पता है अर्थ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। इलेक्ट्रॉन आकर इस प्लस वाले को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अभी भी ये बेटा ये -4 यहाँ पे लटके हुए, कौन इनको रोका है बेटा, ये ग्लास रॉड। कौन रोका है, ये ग्लास रॉड। अब भैया प्लस खत्म हो गए। इसके बाद फोर्थ केस में क्या करूंगा, अब भैया इसको अब ये अर्थिंग कर दिया। अब ये क्या बचे बेटा, ये ऐसे। अब भैया ये जैसे ही इसको मैं क्या करूंगा, ग्लास रॉड को हटाऊंगा, ये पूरे के पूरे कंडक्टर बॉडी है ना, जितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बेटा, कहां पे, इसके आउटर सरफेस में, किसके, कंडक्टर के। अब बॉडी कौन सी चार्ज हो जाएगी बेटा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। चमका कि नहीं चमका, तो बेटा इस बॉडी को टच किया क्या, नहीं किया। और बिना टच किए बेटा इस बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो ये क्या लिखा बेटा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस इन अ कंडक्टर। तो बेटा मैं ग्लास में कितना था बेटा, 4 कूलाम था। तो बेटा ये 4 कूलाम क्या था बेटा, प्लस का था। तो इसमें भी क्या है बेटा, -4 कूलाम का चार्ज इंड्यूस हो गया। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो मतलब बेटा अगर कोई दो बॉडी है तो Q1 बराबर क्या होगा, इसमें Q2 होगा। अगर बेटा मैं इसमें क्या लेता बेटा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेता, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता, जैसे यहाँ पे 4 कूलाम है ना, तो ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते, पर चले 2 ही आते। कितने आते बेटा, 2 ही आते। तो अगर ये बेटा पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, तो याद रखना जो पहली बॉडी पे जो चार्ज रहेगा हमेशा क्या रहेगा बेटा, दूसरी बॉडी से ज्यादा रहेगा। तो किसके लिए है बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए है। और कंडक्टर के लिए दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फाइनल रिलेशन क्या बन जाता है बेटा, फाइनल रिलेशन क्या बन जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए पेपर में पूछा जाता है, तो Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू Q2, ये रिलेशन बनता है किसके लिए बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए। तो चमका कि नहीं चमका बेटा, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। अगर आया बेटा तो कमेंट बॉक्स में थंब लगा दो। ये हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास और चार्ज के बीच में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफरेंस पढ़ेंगे। तो आपको पता है बेटा, मास हमेशा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मास क्या होता है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज बेटा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। न्यूट्रल चार्ज क्या होगा बेटा, 0 होगा। इसके बेटा दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स किस नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का। किसने बताया था, हमारे न्यूटन सर ने बताया था। 11th से पढ़ के आए होंगे कि भैया कहीं पे भी दो मास रखे हुए हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा हमेशा कैसा रहेगा बेटा, अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर का। लेकिन भैया दो चार्जों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, अगर बेटा दोनों के सेम नेचर है तो रिपल्सन, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्शन। चमका कि नहीं चमका बेटा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सिव दोनों नेचर का भैया फोर्स हो सकता है। इसके बाद बेटा मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन का मतलब पहले बताया बेटा कि कोई भी चीज मिलेगी तो कैसे मिलेगी, फिक्स अमाउंट में मिलेगी। तो मास यार मेरे को 0.5 kg मिल जाएगा, 1/3 kg मिल जाएगा, 1/4 kg मिल जाएगा, इसलिए मास का क्वांटाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन चार्ज का क्वांटाइज क्या है बेटा, पॉसिबल है। क्योंकि अगर किसी भी बॉडी में चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा,
फिक्स अमाउंट में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 10 निकालोगे, 10 लाख निकालो, किसी बॉडी के इलेक्ट्रॉन देना है तो 1 2 3 2 या 10 लाख दे दो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। अब इसके बाद बेटा मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अ चार्ज। मास जो होता है बेटा चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मेरी बॉडी है बेटा अभी 70 केजी का हूं, अगर मैं अपना हाथ काट के फेंक दूं बेटा, हाथ काट के फेंक दूं, 2 केजी का मेरा हाथ है, 2.5 केजी का हाथ है, 70 में 2.5 केजी कम कर दूंगा तो क्या मेरी बॉडी चार्ज हो जाएगी? कुछ नहीं होगा भैया, कतई चार्ज नहीं होगा। तो बेटा किसी बॉडी का मास बढ़ाने घटाने से बॉडी पे चार्ज आने वाला नहीं है, तो इसलिए बेटा जो मास है चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन भैया चार्ज डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। अब क्यों करता है? स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करोगे, पॉजिटिव चार्ज करो तो इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर तो इलेक्ट्रॉन भी अपना मास बाहर लेकर जाएगा, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज में मास क्या हुआ? कम हुआ। नेगेटिव चार्ज करोगे मतलब बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, और इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन अपना मास साथ में लेकर जाएगा, मतलब बॉडी का क्या होगा बेटा? मास बढ़ेगा। मतलब बेटा जो चार्ज है किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है। चमका कि नहीं चमका? इसके बाद बेटा मास जो है बेटा स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज बेटा स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब बेटा मैं दौड़ना शुरू कर दूं तो का चार्ज मेरे पीछे से चू जाएगा का? बह जाएगा का? तो बेटा अगर चाहे दौड़ो, चाहे रेस्ट करो, चाहे कुछ भी करो, बेटा दौड़ने से बॉडी पे चार्ज नहीं आता। आगे समझ में? तो इसलिए जो चार्ज है बेटा स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे करता है बेटा? आइंस्टीन ने ही बताया था। ये किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। तो आइंस्टीन के एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है बेटा, उसका फार्मूला होता है, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पे 1 नंबर में पूछा जा चुका है। इसका फार्मूला होता है बेटा m=m0 √1 माइनस v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। अब इधर क्या होता है बेटा? वेयर देख लो, इससे मैं प्रूव कर दूंगा बेटा मास कैसे डिपेंड करता है। m0 क्या है बेटा? रेस्ट मास है बेटा, रेस्ट मास ऑफ बॉडी। बेटा जब बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन पर रहेगी जब का मास है। ये m क्या है बेटा? मूविंग मास ऑफ बॉडी। जब बॉडी आपकी क्या कर रही होगी? मूव कर रही होगी, जब का मास है बेटा। v क्या है बेटा? स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। जो बॉडी बेटा मूव कर रही होगी उस बॉडी की क्या बेटा? ये स्पीड है। और c तो आपको पता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है भैया। ये कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हर बच्चों क्वेश्चन हो सर जैसे अपन ट्रेन में चलते हैं, एरोप्लेन में चलते हैं, फाइटर जेट में चलते हैं, इतनी स्पीड से भाग रहे हैं तो हमारा मास ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, तो क्यों नहीं होता बेटा? तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, मैं एक बॉडी ले रहा हूं बेटा, समझ लो मैं अपनी बॉडी ले रहा हूं, मैं 70 केजी हूं। कितना हूं बेटा? 70 केजी का। अब बेटा मैं समझ लो फाइटर जेट में बैठ गया, उसकी स्पीड है बेटा 3 × 10⁻² मीटर 3 ले लो। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो बेटा, मुझे m देखना है मेरा मास बढ़ रहा है कि घट रहा है। m0 की वैल्यू कितनी है बेटा? 70। 1 माइनस v कितना है बेटा? 3 × 10⁻³ का स्क्वायर लगा दो। c की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे देखो, चलो 3 से 3, 9 से 9 तो कट जाएगा, 10⁻³ है और 10⁻8 है, तो बेटा 10⁻6 में 10⁻16 का भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा बेटा? सर 0.0001 आएगा। अब 1 से बेटा 0.0001 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 1 का अंडर रूट कितना रहेगा बेटा? 1 ही रहेगा। मतलब आपका फाइनल मास कितना आ रहा है बेटा? 70 केजी। मतलब इतनी स्पीड में चलने से आपके मास में कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। इसलिए अपन ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, एरोप्लेन में चलते हैं तो हमारे मास में कोई भी फर्क नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर बेटा मेरी बॉडी, लेकिन मैं अगर करीब कितना चलूं, अगर मेरी बॉडी की स्पीड लगभग कितना हो जाए बेटा? ये फार्मूला है, अगर मेरी बॉडी की स्पीड कितनी हो जाए बेटा? करीब करीब लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो मेरा मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बेटा? मैं कितना का था बेटा? 70 केजी का था। अब बेटा मेरी स्पीड कितनी हो गई? समझ लो 3 × 10⁸ हो गई, ये स्क्वायर लगा दिया। लाइट की स्पीड कितनी है बेटा? 3 × 10⁸, ये स्क्वायर लगा दिया। ये से कट जाएगा बेटा, कितना आएगा?
70√1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है बेटा? 0, और 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। और किसी भी चीज में 0 का भाग दोगे आंसर क्या आने वाला है बेटा? इनफिनाइट। मतलब मेरे बॉडी, अगर बेटा मेरी बॉडी की स्पीड क्या हो जाए? करीब लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो मेरे बॉडी का मास क्या हो जाएगा बेटा? इनफिनाइट हो जाएगा। मतलब मेरी बॉडी 70 केजी से थे, कितनी मास हो गया बेटा? इनफिनाइट केजी हो गया। मतलब मेरी बॉडी का मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बेटा इसको नोट में याद रख लो, नोट में याद रख लो, दिमाग में सेट कर लो कि बेटा स्पीड बढ़ाओगे, किसी भी बॉडी की स्पीड बढ़ाओगे तो मास भी क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, मास भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर बेटा किसी बॉडी की स्पीड घटाओगे तो मास भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बेटा ये बेटा थ्योरेटिकल, मतलब ये फार्मूला आइंस्टीन ने बताया था। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये फार्मूला कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। ये सब एग्जांपल समझा दिया भैया कि जो मास होता है स्पीड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। स्पीड बढ़ाओगे तो आपका मास क्या होगा? बढ़ेगा। और बेटा अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो गई तो आपका मास क्या हो जाएगा बेटा? इनफिनाइट हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा चार्ज का इंट्रोडक्शन। 2 पार्ट में मैंने खत्म कर दिया। यहाँ पे बेटा बिल्कुल चार्ज के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैंने बता दिया। अगले लेक्चर्स में बेटा मैं आऊंगा लेकर के भैया 2 चार्जेस के बीच में फोर्स तो लग रहा है लेकिन कितना लग रहा है बेटा, और ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कुलाम्स। मतलब अगले लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ और उसको न्यूमेरिकल्स। जब तक के लिए बाय, गुड बाय, ओके, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।